तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को बढ़ाते हैं थोड़ा आगे, और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पे हम एक और पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक डाइपोल हो, डाइपोल जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर आपके पास है और उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है तो इसको हम डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, डाइपोल का हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? चार्ज ले लो, चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग 12 लेते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इस डाइपोल की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल होगा कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे, क्योंकि ये चार्ज अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये चार्ज अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और टोटल हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। उसी पोटेंशियल का वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, और इस पॉइंट पे लेट्स से कि हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे कि कितना पोटेंशियल होगा। तो पॉइंट ए इसको लिख देते हैं, और इस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं डिस्टेंसेस बना लूँ कि भाई यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है ये, और यहाँ से डिस्टेंस है ये। इन डिस्टेंसेस का नाम लिख देते हैं हम लोग। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R1 ये R1 है और ये आपका R2। ठीक है, और ये जो इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो टोटल डिस्टेंस हमने 12 मान के रखा है दोनों चार्ज के बीच का। तो मिड पॉइंट पे जाओगे तो यहाँ से L डिस्टेंस पे आ जाएगा। ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, अरे यार, इस मिड पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इसको आप R अज्यूम कर लो। तो दिस इज R, ये आपका R हो जाएगा। एक काम और करना है आपको, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग O मान लेते हैं पॉइंट O अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा, मतलब आपका जो डाइपोल, देखो हमेशा याद रखना कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से ये जो R वेक्टर है इसको हम वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। ये वेक्टर कहाँ से बनाना है? मिड पॉइंट से उस पॉइंट तक बनाना है जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना होगा। तो ये R वेक्टर इस डाइपोल के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, एक काम आपको यहाँ पे और करना है, ये जो आपको लाइन R दिख रहा है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना। इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, ये रहा इसका एक्सटेंशन। और इस लाइन पे आपको दोनों चार्ज से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दोनों चार्ज से। अब इस चार्ज से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, और इस चार्ज से ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे जाएगा 90 डिग्री। तो दो 90 डिग्री हमने ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये सारे डिस्टेंसेस, ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सारे ढूंढ लेने हैं। तो आप एक काम करो, इसको ट्राइंगल्स को हम नाम दे देते हैं। जैसे मान लो ये O है, इसको आप D नाम दे दो, इसको आप B नाम दे दो, इसको आप C नाम दे दो, और इसको आप E नाम दे दो। और ये डिस्टेंस, ये जो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया है आपने, इसका वैल्यू ढूंढ लो और इसका वैल्यू ढूंढ के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, लिख दो पहले, ताकि फिर हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। अब देखो अगर इस ट्राइंगल पे देखोगे, ट्राइंगल ODC, सॉरी इन ट्राइंगल ODC, देखो ये एक्चुअली जो डेरिवेशन है बहुत बड़ा डेरिवेशन है, तो मुझे लगता नहीं कि चांसेस इसके आने के कुछ हैं। लेकिन अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि आ भी जाए, क्या पता, भरोसा नहीं, डाल भी सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स जो आप स्किप कर सकते हो। मतलब टेक्स्ट बुक में जितने स्टेप्स दिए हुए हैं ना, एग्जैक्टली वही स्टेप अगर आप लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो फिर आपका डेरिवेशन छोटा हो जाएगा और टाइम बचता है आपका। तो टेक्स्ट बुक में एक बार मैं तो पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, पूरी ज्योमेट्री समझ में आए। लेकिन आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में जितने स्टेप्स देके रखे हुए हैं अगर आप उतना ही ध्यान रखो तो भी चलेगा, या उतना ही लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा। मैं ये मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बाकी समझने के लिए तो मैं तो पूरे हर एक स्टेप एक एक करके आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, इन ट्राइंगल ODC, अब देखो इसमें कैसा ना कि L cos थीटा L sin थीटा डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में लिख दिया हुआ, ये कराया नहीं है, और आप यहाँ पे समझ लो ताकि आपको समझने में एटलीस्ट आसानी हो। इसमें अगर मुझे OD निकालना है और CD निकालना है तो क्या करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ कर लो। अगर मैं साइन थीटा यूज़ करता हूँ तो साइन थीटा मतलब ऑपोजिट DC अपॉन हाइपोटेनस L है। देखो हाइपोटेनस L है, ये हाइपोटेनस है 90 के सामने वाला,
तो यहाँ से आपको डी सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा बताओ, एल साइन थीटा। डी सी मिल गया एल साइन थीटा। उसी तरीके से अगर आप कॉस थीटा यूज़ करते हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट ओ डी अगेन अपॉन हाइपोटेनस एल। तो यहाँ से आपको ओ डी का वैल्यू मिल जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, तो डी सी एल साइन थीटा है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। डी सी जो है ये एल साइन थीटा है और ओ डी आपका एल कॉस थीटा है। सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल ओ बी ई में आओगे, इन ट्राइंगल ओ बी ई, तो इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, अब देखो यहाँ पे थीटा ये हो जाएगा, दिस इज योर थीटा। तो बी ई अपॉन हाइपोटेनस एल, यहाँ पे बी ई अपॉन हाइपोटेनस एल, तो आपको बी ई का वैल्यू एल साइन थीटा मिल जाएगा। और उसी तरह से अगर आप कॉस थीटा निकालते हो तो कॉस थीटा के केस में एडजेसेंट यहाँ पे ओ ई है अपॉन एल, ओ ई अपॉन एल, ओ ई अपॉन एल, तो ओ ई का वैल्यू हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी आपको ओ ई मिल गया। ओ ई का वैल्यू क्या है, एल कॉस थीटा, ये हो गया एल कॉस थीटा, और ये क्या हो गया आपका एल साइन थीटा। ठीक है, सारे वैल्यूज मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ये स्टेप्स फिक्स है, आपको इसी तरीके से जाना है। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। और ये पाइथागोरस थ्योरम आप कहाँ पे यूज करोगे, तो पहली चीज तो ये कि 2 आपको राइट एंगल ट्राइंगल देखना है। एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बी ए ई, इन ट्राइंगल बी ए ई, बी ए ई, इसमें देखो आपका हाइपोटेनस जो है वो बी ए है, दैट इज R1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, दिस मतलब मैं यहाँ पे पहले ऐसे लिख देता हूँ, बी ए का स्क्वायर, नहीं बी ए का स्क्वायर जो है तो हाइपोटेनस है ना, तो बी ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम इस बड़े ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका। अब देखो बी ए मतलब होता है R1, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, क्या होगा बताओ, ए से लेकर ई तक अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरा R है, और R के बाद फिर L cos थीटा है। देखो ये तो पूरा R है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो R है, R के बाद फिर यहाँ पे L cos थीटा आ जाता है, तो R प्लस L cos थीटा हो जाएगा, R प्लस एल कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, और प्लस बी क्या है बताओ, बी आपका एल साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा का स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं। तो R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपका R1 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा, R स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा, प्लस अगर एल स्क्वायर कॉमन लेते हो तो अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एल स्क्वायर अगर कॉमन लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हमें पता है कि 1 हो जाएगा। तो R1 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ आपका, R स्क्वायर प्लस मैं ये L स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, और प्लस 2RL कॉस थीटा, 2RL कॉस थीटा। ये रहा आपका पहला इक्वेशन जो आपको चाहिए था फिक्स्ड, इसको इक्वेशन 1 लिख दो ना। आपके बुक में ये डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख दिया, ये कुछ भी सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन लिख दिया है, क्योंकि अब देखो ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर इस तरह से सॉल्व करते जाओगे तो। एग्जाम में सारे स्टेप्स लिखोगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर मानो टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अगर लिखनी पड़ेगी आपको, तो क्या पता दूसरे क्वेश्चन छूट जाए, तो आप इस डेरिवेशन को क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में जितने स्टेप्स दिए हैं उतने आप नोट डाउन कर लो, समझने के लिए ये देख लो और उसके बाद लिखते चले जाओ। तो इक्वेशन 1 आ गया आपका। तो एक बार आपको R1 स्क्वायर का वैल्यू ढूंढ लेना है, दूसरी बार R2 स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना है। R2 स्क्वायर के वैल्यू ढूंढने के लिए R2 जो है आपका ये हाइपोटेनस इस छोटे से ट्राइंगल का है, इसमें चलते हैं ADC, इन ट्राइंगल ADC लगाओ पाइथागोरस थ्योरम।
AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD DC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब R2 का स्क्वायर है ना। AC AD क्या होगा, अब देखो ध्यान से, AD क्या है, ये पूरा A से लेकर O तक का डिस्टेंस R है। इस R में से अगर आप L cos थीटा माइनस कर देते हो तो AD बच जाएगा। तो AD जो है इट इज नथिंग बट ये पूरा R माइनस ये पूरा L cos थीटा। तो AD इज R माइनस L cos थीटा का स्क्वायर प्लस DC क्या है बताओ, DC इज L sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका L sin थीटा, L sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको भी करो एक्सपैंड, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो A स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा प्लस L cos थीटा, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, अब प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा प्लस अगेन L स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये फिर से यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आपका R2 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, R2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा, सॉरी पहले काम करते ये ले लेते हैं, प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा। तो ये आपका पहले R2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये आपका इक्वेशन 2, बस यही 2 इक्वेशन आपको चाहिए था। एक बार ये 2 इक्वेशन मिल गया तो उसके बाद का काम आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 को देखो, इसको और थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आगे देखते क्या करना है। तो इक्वेशन 1 याद रखो, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर L स्क्वायर 12 cos थीटा, फ्रॉम वन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को ऊपर नीचे, इस पूरे इक्वेशन को ऊपर नीचे R स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो मान लो R स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा और अंदर लिखा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा। तो ऊपर एक R स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है सॉरी, नीचे भी ऊपर नीचे R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये R स्क्वायर एक सबको बांट दो, इसको बांटोगे तो R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस देखो 2, एक R यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2L बाय R cos थीटा हो जाएगा। समझ गए, ये हो गया आपका R1 स्क्वायर। इसमें एक और कंडीशन लगाना है। कंडीशन ये है कि हम जो है वो इससे काफी दूर होंगे, डायपोल से काफी दूर होंगे। कंडीशन यही है कि डायपोल से आपको बहुत दूर रहना है। डायपोल से बहुत दूर रहोगे तो क्या होगा बताओ आपका जो R का वैल्यू बहुत बड़ा होगा L के कंपैरिजन में। अगर आप बहुत दूर चले जाते हो R बहुत ज़्यादा हो जाएगा L के कंपैरिजन में। तो हमारा कंडीशन ये है कि R इज या L इज वेरी वेरी स्मॉल टू R। अगर L बाय R बहुत ही छोटा है तो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का जो वैल्यू होगा इट इज वेरी स्मॉल एंड can be neglected क्योंकि L देखो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो बहुत ही छोटा नंबर है, उसका स्क्वायर भी कर रहे हो आप, फिर R स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहे हो बहुत बड़े नंबर से, तो नंबर इतना छोटा है कि इसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है और इसको इक्वेशन से आप हटा दो, इसको 0 करके हटा दो। तो देयरफॉर आपका R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2L cos थीटा अपॉन R, ये हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या होगा बताओ, R1 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट R हो जाएगा, और अब इसका भी स्क्वायर रूट लेना है 1 प्लस 12 cos थीटा बाय R, 12 cos थीटा बाय R। अब देखो स्क्वायर रूट लेने का मतलब क्या होता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो उसको मैं अंडर रूट ऐसे डालने के बजाय पावर 1/2 डाल देता हूँ और इसको इक्वेशन 3 डाल देता हूँ। तो ये आपका R1 पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है। सेम स्टेप करना है आपको R2 के लिए भी, और इस सिंप्लीफाइड वर्जन तक इसको लेके आना है।
तो हमारा फ्रॉम टू इक्वेशन 2 से आपको R2 मिलेगा, R2 का स्क्वायर ये देखो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा। R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा। फिर ऊपर नीचे R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, जैसे यहाँ पे किया वैसे सब कुछ करना है। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा, 2RL कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर 1 प्लस L स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस, देखो एक R कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2L कॉस थीटा बाय R हो जाएगा। आ गया फिर से, और फिर वापस वही कंडीशन यहाँ पे, ये वाला कंडीशन ऐसे ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चिपका देता हूँ, सेम कंडीशन। तो L स्क्वायर बाय R स्क्वायर बहुत ही छोटा है, उसको हटा दो। फाइनली आपका R2 स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा इस बार 2L कॉस थीटा बाय R। फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो R2 इज इक्वल टू R 1 माइनस 2L कॉस थीटा, 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाय R, और इसका पावर 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। R1 और R2 का इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमारे पास मिल गया है, ठीक है। अब उसके बाद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं उसको, और सिंप्लीफाई क्या करेंगे, वैसे एक कंडीशन है, वो कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो अगर सपोज करो आपका x जो है वो छोटा है, सॉरी अगर ये है आपका 1 प्लस एक्स रेज टू n होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप 1 प्लस nx लिख सकते हो इफ x इज फार लेस देन 1। अगर x 1 से बहुत ही छोटा है तो ये कंडीशन अप्लाई किया जा सकता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू n सीधा x से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन है आपका। अगर आप सपोज करो यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखोगे 1 प्लस 12 कॉस थीटा बाय R, देन मैं कलर चेंज कर देता हूं, 1 प्लस 2L कॉस थीटा बाय R, इसका पावर 1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ। देखो 12 cos थीटा बाय R जो होगा ये 1 से काफी छोटा होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि L R से बहुत ही छोटा है। L R से बहुत ही छोटा है तो ये तो वैसे भी बहुत छोटा नंबर होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 प्लस x के जगह पे ये पूरा पार्ट आ रहा है, रेज टू n, यहाँ पे n 1/2 है। बस करना क्या है, n को ले जाकर x से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 को ले जाकर इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L cos थीटा बाय R आ जाएगा। समझ गए, इसको इक्वेशन 5 डाल दो। देखो 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला पार्ट लेके आओ, 1 माइनस 2L cos थीटा अपॉन R रेज टू 1/2। फिर से 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस L cos थीटा बाय R। तो अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में जो हमने ये वाला वैल्यूज डाला है, इस वाले वैल्यू का वैल्यू ये है, और ये उठा के आप इस इक्वेशन में डाल दो, इसके जगह पे, इसके जगह पे इसको हमने सॉल्व किया तो ये वाला वैल्यू आया, तो इक्वेशन 6 को उठा के इक्वेशन 4 में डाल दो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट 5 and 6 in 3 and 4। तो हमारे पास R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, R1 विल बी इक्वल टू R, और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके जगह पे 1 प्लस L cos थीटा बाय R, 1 प्लस L cos थीटा बाय R, ठीक है। ये इक्वेशन 7। उसी तरह से R2 क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R 1 माइनस L cos थीटा, ये रहा माइनस L cos थीटा बाय R। ये हो गया आपका इक्वेशन 8।
तो फर्दर वी जस्ट सिंप्लीफाइड इट, और ये दो हमको लास्ट में यूज़ करना है, R1 R2। अब चलो, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। हमें निकालना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बताओ। अगर मान लो किसी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर हमें r डिस्टेंस पे, मान लो q चार्ज है और r डिस्टेंस पे यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r। सिंगल चार्ज रहा तो Q/r, इसके अलावा और चार्जेस रहे तो सबका पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो। अगर हम बात करेंगे डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए दैट इज V इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। अब डाइपोल पे आते हैं, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। फॉर्मूला क्या? 1/4πε0 माइनस Q/r1 प्लस Q/r2। तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 1/4πε0 माइनस Q/चार्ज से उसका डिस्टेंस r1 था, देखो ये माइनस है ये प्लस है, इनके बीच का डिस्टेंस l और l, और ये क्या आपका माइनस Q और ये प्लस Q, और ये पॉइंट है यहाँ पे था, इससे r1 डिस्टेंस पे और इससे r2 डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है हमें तो माइनस Q/r1 हो गया, फिर प्लस Q के लिए क्या होगा? प्लस 1/4πε0 प्लस Q/ ये रहा r2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, 1/4πε0 या Q/4πε0 कॉमन ले लो आप, Q/4πε0 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे? -1/r1 और यहाँ पे प्लस 1/r2। तो ये हो जाएगा आपका Q/4πε0 1/r2 माइनस 1/r1, 1/r2 माइनस 1/r1। एक काम करते हैं, इसके पहले हमें 1/r2 1/r1 निकालना चाहिए था, तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। ये चीज़ हमने निकाल ली, क्लियर हुआ। अब देखो हमें 1/r2 माइनस 1/r1 निकालना है। आप क्या करोगे, r2 r1 का वैल्यू यहीं से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन एक काम करो 1/r2 माइनस 1/r1 निकाल लो, तो आपको फिर ज़्यादा बेटर होगा। तो हम r1 का वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो हम 1/r1 निकालते हैं। फ्रॉम 7 and 8, अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। फ्रॉम 7 and 8, फ्रॉम 7 and 8 1/r1 का वैल्यू क्या होगा बताओ? उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, 1/r, तो ये क्या हो जाएगा? 1/r1 लिया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/r, और ये भी रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/r 1 प्लस l cos थीटा बाय r, राइट, यही होगा। उल्टा कर दिया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर से इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, तो जब आप उसको ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/r, इसको जब आप ऊपर लेके चले जाओगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, 1 प्लस l cos थीटा बाय r, और इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? यहां पे फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करोगे, अगेन यूजिंग 1 प्लस x रेज टू n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। फिर से यूज करेंगे हम लोग 1 प्लस x रेज टू n, n x में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर 1/r1 इज इक्वल टू 1/r, 1 प्लस ये पूरा x है रेज टू n, तो ये n आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस l cos थीटा अपॉन r, माइनस ही था ना, आके मल्टीप्लाई हो गया, 1/r अंदर आके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं रहने दो, इसको रहने दो, चलो ये फाइनल इक्वेशन 1/r का आपके पास आ गया। चलो इसको इक्वेशन 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। उसी तरह से आपको 1/r2 भी निकालना, में 1/r2 भी चाहिए, तो 1/r2 कैसे निकालोगे? एक सेकेंड, 1/r1 मैंने किसको लिया था, क्लियर रखो, r1 नेगेटिव को लिया था, r2 पॉजिटिव को लिया, यही ना?
देखो R1 R2 आप अलग अलग भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव को ही R1 लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो R2 मैंने पॉजिटिव को लिया था तो पॉजिटिव आ रहा, R2 पॉजिटिव का लिया था डिस्टेंस और R1 नेगेटिव का। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, उस हिसाब से आपका R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1 आ जाएगा। चलो अब R2 क्या, R2 इज इक्वल टू R1 माइनस L cos थीटा बाय R। इसका भी रेसिप्रोकल ले लो, 1/R2 क्या हो जाएगा बताओ। सिमिलरली 1/R2 will be equal to 1/R1 minus L cos theta by R, ये हो जाएगा। फिर से इसको ऊपर भेज दो, तो 1/R2 is equal to 1/R1 minus L cos theta by R का पावर -1। इसको भी ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। अगेन यूजिंग, यहाँ पे फिर से यूज करना है, अगेन यूजिंग 1 plus x raised to n is equal to 1 plus nx, ये n आके मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/R2 क्या हो जाएगा, 1/R1 माइनस L cos थीटा बाय R। और फाइनली आपके पास सॉरी प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले पार्ट पे वापस आना है। जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था दोनों चार्ज की वजह से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो हमारे पास फाइनली क्या है, 1/R2 माइनस 1/R1। तो अब 1/R2 का वैल्यू इक्वेशन 9 से लेना है और 1/R2 का वैल्यू इक्वेशन 10 से लेना है। सो देयरफॉर आपका v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0, या इनफैक्ट q/4πε0, 1/R2 डालना पहले। तो 1/R2 क्या है बताओ, ये रहा 1/R 1/R 1 plus L cos theta by R, 1 plus L cos theta by माइनस 1/R1 डालना है। तो 1/R1 का वैल्यू यहाँ से 1/R1 माइनस L cos theta by R, 1/R1 माइनस L cos theta by R, यही होगा ना। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम 9 and 10, फ्रॉम 9 and 10। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू q/4πε0। अब एक काम करो, 1/R कॉमन लेके बाहर निकाल लो। तो 1/R अगर आपने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया तो इधर क्या बचेगा, 1 plus L cos theta by R, 1 plus L cos theta by R, माइनस ये भी 1/R जा चुका था, -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस L cos theta by R। अब यहाँ पे देखो 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, L cos theta by R प्लस L cos theta by 2L cos theta by R हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू q/4πε0 1/R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2L cos theta by R हो जाएगा। यही होगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रीअरेंजमेंट, 1/4πε0 मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1/4πε0 मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला q इंटू 2L cos थीटा, q इंटू 2L इंटू cos थीटा यहाँ लिख दिया, और नीचे क्या बचा बताओ, q 2L cos थीटा हो गया, 4πε0 बढ़ गया, r और r यहाँ पे r² हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था कि q इंटू 2L क्या होता है आपका, डाइपोल मोमेंट p होता है। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा आपका p cos थीटा अपॉन r²। ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला v इज इक्वल टू p cos थीटा अपॉन r²। समझ गए। तो बड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन था, पर इतने सारे स्टेप्स आपके बुक में नहीं दिए हुए, मैंने एक एक करके खोदा है पूरा, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप उस हिसाब से भी लिख सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो डाइपोल है आपका 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r², इसमें वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं इसको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसको ऐसे भी लिख देंगे, v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r² है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/4πε0, देखो ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देंगे, p r cos थीटा, ऊपर r डाला तो नीचे क्या कर देंगे r³ डाल देंगे।
अब देखो ए डॉट बी क्या होता है हमारा, ए बी कॉस थीटा, तो पी आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पी डॉट आर, तो इसको लिख देते हैं पी डॉट आर डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में। पी डॉट आर का मतलब ही होता है पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 1/4πε0। तो ये एक तरीका है वेक्टर के फॉर्म में इसको, वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करें वेक्टर आर के डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर को हम लिखते कैसे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम वेक्टर आर को यहाँ पे, वेक्टर आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो जब ये वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे तो आपका v का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0। p देखो ध्यान से, r वेक्टर की जगह पे p डॉट r इंटू आर कैप हो जाएगा अपॉन आर क्यूब, एक r कैंसल आउट हो जाएगा, तो v का वैल्यू बच जाएगा आपका 1/4πε0 p डॉट r यूनिट वेक्टर अपॉन r, एक कैंसल आउट हो जाएगा r स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में अगर आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले रहे हो तो यहाँ पे आर स्क्वायर ही आएगा सिर्फ, और अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा वेक्टर ले रहे हो तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा। तो ये दो अलग से फॉर्मूले आपको डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में जो पोटेंशियल का मिल जाएगा, ठीक है। और इन जनरल आप यही फॉर्मूला यूज करके चलोगे, 1/4πε0 p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अब इस पिक्चर को समझो थोड़ा सा, कि अगर मान लो मेरे पास एक डाइपोल है, डाइपोल मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव मान लेते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, ये उसका मिड पॉइंट है। तो ये डाइपोल का डायरेक्शन p, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ओके। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। यहाँ से अगर मान लो किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इसके मिड पॉइंट से एक वेक्टर r ड्रॉ कर दो वहाँ तक, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना रहा, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 p cos थीटा, जहाँ पे थीटा जो है इस r वेक्टर और इनके डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल होगा। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, r वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, उसके बीच का एंगल होगा, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर, r मतलब ये जो डिस्टेंस है वो r हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। यही पोटेंशियल होगा। इसमें दो स्पेशल केसेस माना जा सकता है बच्चों, यहाँ पे एक एक्सिस वाला और एक इक्वेटर वाला। एक्सिस और इक्वेटर, एक्सिस मतलब क्या होता है, दोनों चार्ज से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पास कर दो तो इसको कहा जाता है एक्सिस। ये है आपका एक्सिस, दिस इज एक्सिस, ये आपका एक्सिस है। अगर एक्सिस के किसी पॉइंट पे, अगर आपको एक्सिस के किसी पॉइंट पे यहाँ पे केस लिख देता हूँ, एक्सियल पॉइंट सॉरी, ऑन एक्सिस, अगर आपको डाइपोल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है, मान लो जैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, तो भाई ये पॉइंट आपका ऐसे यहाँ आ जाएगा, और अगर यहाँ आ जाएगा तो आर वेक्टर मुझे बताओ जीरो एंगल बना लेगा। अगर आर वेक्टर जीरो एंगल बनाता है तो थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0। कॉस 0 1 होता है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ऐसे केस में आपका जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप निकालना चाहते हो इसी एक्सिस के इस साइड। अब इस साइड अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, एक्सिस का ही पॉइंट है पर इस साइड, तो ये वेक्टर घूम के देखो एंगल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जब यहाँ आ जाएगा तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री भी हो सकता है। तो ऐसे केस में कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, तो पोटेंशियल आपका यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 माइनस p अपॉन आर स्क्वायर। इन शॉर्ट, ऑन एक्सिस या एक्सियल पॉइंट पे आपका v का वैल्यू प्लस और माइनस 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। पॉजिटिव साइड में निकालोगे तो प्लस होगा, नेगेटिव साइड में निकालोगे तो पोटेंशियल आपका माइनस होगा। एक होता है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। अभी इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ऑन इक्वेटर, ऑन इक्वेटर या फिर इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटर क्या होता है, अगर आप सपोज करो ये जो मिड पॉइंट है इस डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आप कोई प्लेन पास करते हो ऐसे,
तो इसको इक्वेटर बोला जाता है, समझे। और इस इक्वेटर पे अगर आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो भाई ये पोटेंशियल हमेशा आपका ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा बताओ। मान लो इस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो पोटेंशियल, तो भाई यहाँ से नेगेटिव साइड से उसका जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव साइड से भी एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो इसके वजह से जितना नेगेटिव पोटेंशियल आएगा उसके वजह से उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, दोनों मिला के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव का वैल्यू सेम होगा तो हमेशा जीरो ही होगा। अगर आप यहाँ लेते तो भी वही हाल है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा सेम होगा इस पूरे प्लेन में। यहाँ लोगे तो भी हाल वही है, यहाँ लोगे तो भी हाल वही है। पूरे इक्वेटर पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है, और हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो ये जो इक्वेटर है ये एक्चुअली में इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाता है डाइपोल के लिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसलिए क्योंकि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है और उसका वैल्यू जीरो है। तो फाइनली बच्चों आपको डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आता है उसकी सारी कहानी मैं आपको यहाँ पे सुना चुका हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपके जानने लायक थी। और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक की ओर, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज। देखो मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ सकता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें किसी रिपल्शन के अगेंस्ट काम करके चार्जेस को जमा करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से एक चार्ज हो तो उसके रिपल्शन में हम दूसरा चार्ज लेके आए। सिंगल चार्ज का कैसे हो सकता है। लेकिन अगर ये सिंगल चार्ज एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपका पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है, क्योंकि अब आपके पास सिस्टम है, सिंगल चार्ज नहीं है। देखो अगर मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और उसके अंदर आपके पास ये चार्ज है, आपने इसके अंदर एक पॉइंट पे क्यू चार्ज ले जाकर रख दिया और उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी है, तो अब इसके वजह से आपका पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है। क्योंकि भले ही बात हम सिंगल चार्ज की कर रहे हैं पर ये सिंगल चार्ज है नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे तो नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज की वजह से ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ कहीं बाकी सारे चार्जेस होंगे। तो इन शॉर्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस ही है, और इन चार्जेस के अगेंस्ट हमने इस पॉइंट पे इस चार्ज को लाया इन्फिनिटी से, तो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि ये अकेला चार्ज नहीं है भाई, यहाँ पे है और ये रिपल्शन प्रोवाइड कर रहा है जिसके अगेंस्ट हमने काम करके इस चार्ज को यहाँ पे लाया है। तो अगर सिंगल चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वो एक्चुअली में एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, पर ऐसा बोला नहीं जाता। ऐसा हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाला जा सकता है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड गायब कर दो, चार्जेस हटा दो यहाँ से, तो सिंगल चार्ज हो जाएगा, तब पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि फिर हमारे पास सिस्टम नहीं होगा और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का होता है। चलिए ठीक है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, अगर याद होगा तो U अपॉन क्यू था। जो भी हमने वर्क डन किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था, और वो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो U का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। तो एक सिंगल चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा Q इंटू वी। सीधी सीधी बात, ठीक है। अगर मान लो बहुत सारे चार्जेस हो, या बहुत सारे चार्जेस की तो बात नहीं करेंगे, दो चार्ज हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। सर पॉइंट चार्ज होगा यहाँ पे, सिंगल मैंने लिखा तो है पर पॉइंट समझ लेना, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, एक नहीं 2 पॉइंट चार्जेस। तो मान लो फिर से हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप 2 चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पे मान लो Q1 चार्ज है, यहाँ पे मान लो Q2 चार्ज है, यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। अब अगर 2 चार्जेस है तो ऐसे 2 टर्म्स आ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एक तो Q1 इंटू V1 और प्लस दूसरा आपका Q2 इंटू V2। लेकिन इसके साथ साथ एक और टर्म आएगा। अब क्योंकि 2 चार्जेस है तो 2 चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रखे हुए ही हैं, इनके वजह से ये पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पर ये आपस में भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे।
और हमें पता है कि दो चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आता है उसका फॉर्मूला हमने देखा था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R होता है, समझे। तो अगर मान लो आप पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा भी देते हो तो दो चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रह जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाते हो तो दो चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी था ही, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे रहने की वजह से ये दो चार्ज का पोटेंशियल Q1V1 प्लस Q2V2 इतना पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपका ये हो जाएगा दो चार्ज की वजह से, समझ गए, क्लियर है। तो ये फिर पोटेंशियल एनर्जी का दो फॉर्मूला हमारे पास और आ गया। एक और लास्ट है पोटेंशियल एनर्जी, वो है देखो इलेक्ट्रिक वर्ड में हटा दे रहा हूँ, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक वर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, चार्जेस की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो वर्ड इलेक्ट्रिक नहीं भी यूज करोगे तो काम चल जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, अगर मान लो हमारे पास है एक डाइपोल और उसको तुमने डाल के रखा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डाल दिया एक डाइपोल। तो डाइपोल में मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। हमेशा डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर रहता है, डाइपोल P, ठीक है। और डाइपोल वेक्टर जो है वो आप देखोगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है। तो हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, आपको मैंने बताया भी था कि अगर किसी डाइपोल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो उस पर फोर्स लगाता है। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से डाइपोल घूमने लग जाता है। और डाइपोल ऐसे घूमने लग जाएगा इस तरीके से। इस पर जो टॉर्क लगता है उसको घुमाने के लिए, उस टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नहीं याद है तो मैं फिर लिख देता हूं। दैट टॉर्क इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में होता है P क्रॉस E, इलेक्ट्रिक फील्ड P मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नीट्यूड में देखा जाएगा तो P इंटू E इंटू साइन थीटा। ये टॉर्क इसको घुमाना चालू कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको उल्टे डायरेक्शन में घुमाएं तो हमें इस टॉर्क को कैंसिल आउट करने के लिए, ताकि घुमा पाए, हम जबरदस्ती इसको पकड़ते हैं और इतना ही टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा के घुमाना चालू कर देते हैं। स्टार्टिंग में हल्का सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर बस इस टॉर्क के वैल्यू को ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट करना। हल्की सी भी उसको अगर एंगुलर वेलोसिटी मिली तो वो घूमना चालू कर देगा इनर्शिया की वजह से। बस हर मोमेंट पे आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपका एक्सटर्नल टॉर्क आप लगा रहे हो वो इसके इक्वल हो, ताकि ये उसको वापस ना ला पाए। तो हम ऐसा बोलते हैं कि हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इसको घुमाना चालू कर देते हैं उल्टे डायरेक्शन में। तो मान लो आपने जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाया जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है आपके इस टॉर्क के वजह के इक्वल, दैट इज P sin थीटा। इस टॉर्क के हेल्प से हम इसको जबरदस्ती इस टॉर्क के अगेंस्ट घुमाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर टॉर्क लगा रहा है, उसके अगेंस्ट हम इसको पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अब क्योंकि हम जबरदस्ती कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के लिए, इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो भी वर्क डन होगा, हम जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे वो एनर्जी सिस्टम में जाके स्टोर हो जाएगा। वो स्टोर्ड एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कितना वर्क डन किया हमने, वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा। अब ये वर्क डन रोटेशन क्या है, टॉर्क के अगेंस्ट है। तो टॉर्क के अगेंस्ट जो भी वर्क डन किया जाता है उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो जनरली आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का टर्म्स में, वो F इंटू डी एक्स होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 टू x2। अब यहाँ पे देखो फोर्स की जगह पे आ जाएगा टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोशन नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो रोटेशन के लिए फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाता है, तो टाउ डी थीटा हो जाएगा। और इसे हम θ1 से θ2 तक घुमाएंगे। इनफैक्ट जो इनिशियल एंगल होगा जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसको θ0 लिख देते हैं, फाइनल एंगल को θ लिख देते हैं। तो रोटेशन में वर्क डन का ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
external torque rotates dipole from theta naught to theta. Work done in the process, इस प्रोसेस में, जब घुमाने के प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? टॉर्क डी थीटा, या जो भी एक्सटर्नल टॉर्क है, इंटू डी थीटा। इनिशियल एंगल थीटा नॉट ले लेते हैं, फाइनल एंगल थीटा ले लेते हैं। चलो, दैट इज इक्वल टू थीटा नॉट से लेकर थीटा। टॉर्क का वैल्यू क्या है? P इंटू ई इंटू साइन थीटा डी थीटा। P और E तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। थीटा नॉट से लेकर थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा क्या होगा बताओ? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो आपका वर्क डन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। माइनस बाहर निकाल लो, कॉस थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। तो देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहले थीटा की जगह पे अपर लिमिट थीटा आएगा, फिर माइनस लिखो और फिर लोअर लिमिट थीटा नॉट लिख दो। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पहले कॉस थीटा नॉट आ जाएगा। अरे एक सेकेंड, मैं पी कहाँ चला गया? पी तो गायब कर दिया हम लोगों ने, सॉरी। वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू ई। हर जगह पी ई आएगा भाई, पी ई आएगा, माइनस पी ई हो जाएगा, माइनस पी इंटू ई। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? P इंटू ई। पहले कॉस थीटा नॉट आ जाएगा, कॉस थीटा नॉट, फिर माइनस कॉस थीटा आएगा। इतना वर्क डन आपका एक्सटर्नल टॉर्क करता है। और ये वर्क डन मतलब इतना एनर्जी ट्रांसफर किया गया है इस सिस्टम के अंदर इसको घुमाने के लिए। तो जब ये घूम जाएगा इतने एंगल से, तो हमने वर्क डन किया है, वो वर्क डन इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और स्टोर होकर वही वर्क डन इसका काम करेगा, पोटेंशियल एनर्जी का काम करेगा। मतलब इतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया जाएगा। जितना वर्क डन एक्सटर्नल टॉर्क ने किया है उतने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई आपका जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फाइनल एंगल क्या है? थीटा। थीटा है फाइनल एंगल। फाइनल एंगल आपका क्या है? थीटा है, और इनिशियल एंगल थीटा नॉट। तो ये क्या है बताओ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थीटा एंगल पे माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थीटा नॉट एंगल पे, है ना? यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट। तो ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू वर्क डन का वैल्यू क्या है? पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अब देखो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो हम हमेशा एक रेफरेंस से डिफाइन करते हैं, और एक ऐसा रेफरेंस चूज करते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। हम उसको जीरो मान के चलेंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद देखते हैं कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस या एंगल बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होता है। अब सवाल ये है कि रेफरेंस, कौन से रेफरेंस में हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने। तो ये देखो कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो किस पॉइंट पे हो सकता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जा सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी वो थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री पे डाल दूं, थीटा को अगर मैं 90 डिग्री पे डाल दूं, तो आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जहां पे कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो रहा है उसी को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, वहां पे पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट इज इक्वल टू, आगे देखोगे तो क्या होगा? पी कॉस थीटा नॉट माइनस पी कॉस थीटा, पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। तो हम अज्यूम करते हैं कि 90 डिग्री पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये अज्यूम किया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है हमारा। रेफरेंस क्या लिया जाता है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
आपका पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 0 माना जाता है। हम कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हैं। हमने इस केस में ऐसा मान लिया है डायपोल के केस में, जब वो थीटा 90 डिग्री पे है तब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। वहां से अब जितने एंगल पे घुमाया जाएगा वो उस एंगल का पोटेंशियल एनर्जी आएगा। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी एंगल थीटा इज U थीटा। अब देखो U थीटा, अब जैसे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल जी आपको निकालना है कोई दूसरे एंगल के लिए, तो हम क्या करेंगे बताओ, थीटा नॉट का वैल्यू हम 90 डिग्री डाल देंगे। थीटा नॉट का वैल्यू हम 90 डिग्री डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, U थीटा माइनस U थीटा नॉट। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री डाला, 90 डिग्री पे हमने पोटेंशियल क्या अज्यूम किया है, 0। तो इन शॉर्ट U थीटा नॉट will be assumed to be 0. तो U थीटा माइनस U थीटा नॉट इज इक्वल टू P E cos 90 डिग्री, क्योंकि थीटा नॉट का वैल्यू 90 डिग्री डाला है, माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, U थीटा माइनस 0, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि थीटा नॉट अगर इनिशियल एंगल अगर 90 डिग्री है या एंगल अगर 90 डिग्री है, तो उस केस में आपका जो पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 90 डिग्री के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और हमने थीटा नॉट इनिशियल एंगल क्या माना है 90 डिग्री, तो U थीटा नॉट 0 हो जाएगा। तो U थीटा नॉट 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा नॉट हमने 90 डिग्री यहाँ पे ले रखा है, और जहाँ पे पोटेंशियल 0 ये माना जाता है, हमने डिसाइड किया, याद रखना कि U थीटा नॉट अगर थीटा नॉट 90 डिग्री हुआ तो वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी U थीटा नॉट हम 0 मानेंगे, या हमने अज्यूम किया, रेफरेंस फिक्स कर दिया। उसके हिसाब से किसी और एंगल पे अगर देखना है तो क्या आ जाएगा बताओ, PE, तो ये तो 0 हो गया आपका, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस P कॉस थीटा, और ये हो जाएगा U थीटा। तो मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी का डाइपोल के केस में, जैसे डाइपोल किसी एक एंगल पे पड़ा हुआ है, तो उस एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी होता है डाइपोल का होता है माइनस PE कॉस थीटा, और इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो माइनस P डॉट E होता है। समझे, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें आपके टेक्स्ट बुक में एक और केस सॉल्व किया हुआ है कि अगर मान लो आपका थीटा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हो जाए, थीटा नॉट का वैल्यू, आई थिंक 0 डिग्री के लिए सॉल्व किया, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ आपका टेक्स्ट बुक, भाई जो दिया है टेक्स्ट बुक में उस हिसाब से जा रहा हूँ मैं। हाँ, अगर इनिशियल एंगल आपका 0 डिग्री है तब क्या होगा बताओ, तब आपका U थीटा माइनस U थीटा नॉट। अब इस केस में U थीटा नॉट हमें नहीं पता है, क्यों 0 डिग्री के केस में नहीं, 0 डिग्री केस में वैल्यू क्या होगा वो यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें, U थीटा माइनस U थीटा नॉट क्या होगा बताओ, PE cos 0 डिग्री, थीटा नॉट का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज U थीटा माइनस U थीटा नॉट। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पे आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, पर इसे हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब रेफरेंस हमने फिक्स कर दिया कि 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो 90 डिग्री के बाद जो भी एंगल घुमाओगे उस पर पोटेंशियल एनर्जी का यही वैल्यू आएगा, माइनस P कॉस थीटा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बोला गया तो ये, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोला गया अगर इनिशियल एंगल 0 डिग्री है तो ये, और किसी और एंगल से किसी और एंगल तक अगर आप जा रहे हो उसके अलावा, ये फॉर्मूला, इवन ये भी आपका जो है वो इसी फॉर्मूले से आ गया है। इन शॉर्ट, इसके अलावा अगर आपको जैसे डायरेक्टली बोल दिया कि निकालो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला, मान लो कि आपका डाइपोल 30 डिग्री पे है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, निकालो पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको फिर ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक ही एंगल दिया है और पोटेंशियल एनर्जी बोला है, ये फॉर्मूला। समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर मान लो उन्होंने बोला है कि भाई डाइपोल को 30 डिग्री से 40 डिग्री पर घुमाया गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री पर घुमाया गया, तब आपको ये फॉर्मूला निकालना है, और तब वो ये नहीं पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तब वो पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ है, या तो ये पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, या वो पूछेंगे वर्क डन कितना हुआ है। तो वर्क डन का भी सेम फॉर्मूला है, P cos थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। समझ गए? या तो वर्क डन पूछ सकते हैं
या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकते हैं अगर दो एंगल दिया है तो। अगर एक ही एंगल दिया है तो वो वर्ड पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे और तब ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, समझ गए? तो ये था आपका डाइपोल से रिलेटेड यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट फाइनली बच्चों होता है यहाँ पे खत्म। तो बच्चों यहाँ पे अब एक काम करते हैं, हमने जो पोटेंशियल्स वगैरह की बात की है, इन सब पोटेंशियल जी का एक मैं समरी देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने तीन चीज़ों की वजह से देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V तीन चीज़ों की वजह से देखा था यहाँ पे। पहला सिंगल चार्ज की वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर मान लो एक ही चार्ज है आपके पास, उसका चार्ज का Q का वैल्यू है, और अगर आप r डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल निकालना चाहते हो, सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो आता है 1/4πε0 Q/r। फिर उसके बाद हमने देखा था इस केस में n चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस। अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हो, n पॉइंट चार्जेस, 1 2 3 जितना भी रहेगा चार्ज, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, Q1 Q2 Q3। इस पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो सबके वजह से अपना अपना पोटेंशियल निकाल लो। यहाँ पे मान लो डिस्टेंसेस जो है R1 R2 R3 है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सबके वजह से वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1, और वैसे इसका क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2। तो मैं 1/4πε0 कॉमन है ना, तो इसको कॉमन ले लेता हूँ, इसके वजह से Q2/R2 और इसके वजह से Q3/R3, और ऐसे जितने भी रहेंगे चार्जेस सबको अपना अपना पोटेंशियल निकालना है, ऐड कर देना। तो ये हो गया पोटेंशियल मल्टीपल चार्जेस की वजह से। उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आया था, मान लो ये डाइपोल आपका, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसके मिड पॉइंट पे जाओ पहले। तो मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे भी आपको पोटेंशियल निकालना है, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो वहाँ से एक R वेक्टर ड्रॉ करो, या R डिस्टेंस का यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड R होना चाहिए, और ये वेक्टर ड्रॉ कर दो। और P आपको पता है कि माइनस से प्लस के बीच में होता है डायरेक्शन, ये एंगल थीटा बनेगा R और P के बीच में। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा 1/4πε0 P cos θ/r²। तो जो भी जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी, इसमें से तीन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की या पोटेंशियल डिफरेंस की, पहले बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? देखो, पोटेंशियल एक पॉइंट पे होता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है, VA माइनस VB। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट है A, इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है। तो अगर मुझे चार्ज को B से लेकर A तक लेके जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A, उल्टा है, वर्क डन फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे केसेस देखे थे हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U, इसके सारे केसेस देख लेते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल चार्ज का नहीं हो सकता, सिस्टम चाहिए हमारे पास। तो मान लो हमारे पास सिस्टम में दो एटलीस्ट चार्ज होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर टू चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है। अगर एक यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, उसके बीच का डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हो गया पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लो मुझे चाहिए फॉर n चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस की वजह से, तो मान लो n चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, Q1, कहीं पे Q2 रखा हुआ है, कहीं पे Q3 रखा हुआ है, Q4 रखा हुआ है, और उनके बीच में डिस्टेंसेस हमने देखे थे R12, R23, R24 ऐसा था। तो हमको ग्रुपिंग बनाना रहता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। 1/4πε0 में कॉमन ले लेता हूँ। अब Q1 का Q1 Q2 Q1 Q3 और Q1 Q4 चार ग्रुप हो जाएगा, तीन ग्रुप हो जाएगा।
तीनों के साथ बना लिया। Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस अगर R12 है तो R12 से डिवाइड कर दो, R13 R14, ये इनके बीच का डिस्टेंसेस हो गया। Q1 का काम हो गया। अब Q2 को पकड़ते हैं। Q2 ऑलरेडी इसके साथ देखो ग्रुप बना चुका है, तो Q2 Q3 Q2 Q4, Q2 Q3 Q2 Q4 अपॉन R23 R24, Q2 का काम हो गया। अब Q3 ऑलरेडी इनके साथ ग्रुप बना चुका है, तो सिर्फ बचा Q3 Q4, तो Q3 Q4 अपॉन R34, ये इनके बीच का डिस्टेंस। तो इस तरीके से आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग n चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। तो हमने देखा था कि अगर सिंगल चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तब तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आता है। सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई सिंगल चार्ज रखा हुआ हो, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे पोटेंशियल V हो, इसके वजह से जो पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल आता है Q इंटू V। फिर हमने देखा टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अब इसके वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मान लो आपका एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें दो चार्ज पड़ा हुआ है, एक Q1 दूसरा Q2, और यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो ऐसे केस में इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा पूरे कॉम्बिनेशन का, वो होगा Q1 इंटू V1 प्लस Q2 इंटू V2। ये सब करवा चुका हूँ मैं, बस एक बार रिवाइज करके समरी दे रहा हूँ मैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस R। ये हो गया दो चार्जेस का एक्सटर्नल फील्ड में अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो। और फाइनली हमने बात की थी कि डाइपोल अगर रहेगा एक्सटर्नल फील्ड में, उसे घुमाओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी आता है, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। तो मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर आपने डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल थीटा। तो अगर आप थीटा नॉट से थीटा तक घुमाते हो इस डाइपोल को, तो जो वर्क डन होगा वो होता है P इंटू ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। और यही हो जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, डेल्टा U दैट इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम इनिशियल एंगल जो है वो 90 डिग्री मान लेते हैं, जिससे आपका कॉस थीटा नॉट 0 हो जाए। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाता है, माइनस पी कॉस थीटा हो जाता है, माइनस पी ई कॉस थीटा या फिर माइनस पी डॉट ई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा। ये वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी जब डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में आप उसको रोटेट करते हो तो। ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हुआ। इसी को समझने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, अगर आप ये अच्छे से क्लियर कर चुके हो तब तो आधे ज़्यादा प्रॉब्लम आपका वैसे भी सॉल्व हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स की, एक पार्ट है यहाँ पे कंडक्टर्स का, स्पेसिफिकली कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। कंडक्टर्स, यहाँ पे बात होगी कंडक्टर्स की, उसके अलावा फ्री चार्जेस की और बाउंड चार्जेस की। ये तीन बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। कंडक्टर्स, फ्री चार्जेस हैं, बाउंड चार्जेस, फिर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, और फिर कैपेसिटर आपका लास्ट पार्ट होगा। सबसे पहले कंडक्टर्स, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। अच्छा, कंडक्टर्स क्या होता है आपको पता ही है, आपने बचपन से पढ़ रखा है कि आपका जो कंडक्टर्स होता है वो मटेरियल या सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके पास होते हैं ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के पास, जिसकी वजह से भाग भाग के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी
फ्लो करवा सकता है, पास करवा सकता है। देखो अगर तुम कंडक्टर को देखो तो कंडक्टर में क्या होता है, जैसे मान लो कंडक्टर का एक एटम पकड़ के देखो, तो एटम की बात अगर हम करें तो एटम में क्या होगा, मतलब कंडक्टर्स में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, उसमें से एक एटम मैंने पकड़ा, तो एटम के बीच में होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये आपका होगा न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और उसके अलावा इसके अराउंड जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, 2 3 4 5 6 7 8, अब मान लो लास्ट शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और है। जो लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये अपने न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा अटैच नहीं होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली घूमते रहता है, और इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब ये इतना दूर होता है अपने न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का इसके बीच का अट्रैक्शन जो है काफ़ी कम होता है, और ये काफ़ी लूजली बाउंड होता है, ये आराम से घूम सकता है, पूरे के पूरे सब्सटेंस में घूम सकता है आराम से। और ये हर एक एटम में होगा, जो लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना वो फ्री रहता है घूमने के लिए, वो अपने एटम से अटैच नहीं होता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में भाग भाग के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो भी चार्ज होगा, इसके पास जो भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा उसी को हम लोग फ्री चार्जेस बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन हैज फ्री चार्जेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, लास्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज फ्री चार्जेस, मतलब उसके पास जो भी चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज को हम लोग फ्री चार्जेस बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये चार्ज फ्रीली भाग सकता है, मतलब वैसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसको फ्री चार्ज बोल देते हैं, और यही फ्री चार्ज जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही भाग के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता है। बाकी सब कुछ अपने जगह पे बंधे हुए रहते हैं। ये जो भी इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो आपका चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड ऑन इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स, तो अंदर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो भी चार्ज है ये भागेंगे नहीं भाई, भागने का काम सिर्फ ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही करेगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स और जगह पे जो आपको ये प्रोटॉन है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, मतलब ये प्रोटॉन का ही चार्ज होता है, दिस इज चार्ज ऑन प्रोटॉन। न्यूक्लियस का चार्ज मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव, तो प्रोटॉन का चार्ज और उसके अलावा जो बाकी बच गए इलेक्ट्रॉन जो भाग नहीं सकते, जिसको पकड़ के रखा रहता है न्यूक्लियस ने, इन सब का जो चार्ज होगा क्योंकि अपनी जगह से हिलेंगे नहीं है, ये फिक्स है, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड ऑन इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड and they are called bound charges, और इन्हीं को हम लोग बाउंड चार्जेस बोलते हैं। ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, फिक्स रहेंगे, इसी को बाउंड चार्जेस बोलते हैं। समझ गए? तो अगर मान लो मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। पर जो इंसुलेटर्स होता है, इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, उनके इवन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी है जो सारे के सारे लगभग पूरे फिक्स ही रहते हैं, बहुत कम फ्री चार्जेस होते हैं, ना के बराबर होते हैं, सारे के सारे बाउंड चार्जेस ही होते हैं जो कि अपनी जगह से हिल नहीं सकते, और इसीलिए इंसुलेटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, समझ गए? तो ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में फ़र्क है। कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं यहाँ पे लिस्ट कर दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंडक्टर। 5 प्रॉपर्टीज जो आपकी बुक में दी है वही मैं लिख रहा हूँ बस। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। सबसे पहला देखो, कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर पे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो क्यों होता है ये मैं आपको पोलराइजेशन में समझाऊंगा। तो पहली चीज तो ये, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा आपका। दूसरा पॉइंट,
कंडक्टर के अंदर स्टैटिक सिचुएशन में, इन स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक सिचुएशन मतलब क्या कि जब कोई चार्जेस मूव ना कर रहा हो, इन स्टैटिक सिचुएशन जब चार्जेस मूव ना कर रहा हो, चार्जेस कैनॉट बी इनसाइड कंडक्टर्स, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता, इनसाइड कंडक्टर्स। मतलब अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर देखो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, दूसरी बात स्टैटिक सिचुएशन में जहाँ पे चार्जेस अगर रेस्ट पे हो तो कभी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी रेस्ट पे नहीं हो सकता, वो भागेगा ही और सरफेस पे आ जाता है। तो इसीलिए कभी भी आपका जो कंडक्टर होता है किसी भी शेप का हो, उसके सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज आपको मिलेगा, चार्जेस के अंदर उसके अंदर नहीं मिलेगा आपको, समझे। अंदर कोई चार्ज रखोगे भी तो भी कुछ टाइम के बाद भाग के वो सरफेस पे आ जाता है। तो स्टैटिक सिचुएशन में चार्जेस कैनॉट बी इनसाइड द कंडक्टर। तीसरी चीज की बात यहां पे मैं करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। एक और चीज, अगर मान लो आपने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर तो होगा नहीं, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर पास नहीं होगा। और सरफेस पे भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 90 डिग्री पे ही होगा, सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर ही जाता है। अगर आपने स्फेरिकल सरफेस भी रखा है, स्फेरिकल कंडक्टर भी रखा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आते आते उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, देख रहे हो, ऐसे आ जाएगा, मुड़ के परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर बाहर निकलेगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, अगर वो स्फेरिकल हो या किसी भी शेप का हो, कंडक्टर है तो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। चौथी चीज आप बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑन सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर, is same everywhere, कहने का मतलब ये है कि सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होगा कंडक्टर का वो हर जगह सेम होगा, और वही सेम पोटेंशियल आपके अंदर भी होगा। मतलब हर पॉइंट पे यहाँ हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। हाँ, इसके बाहर अगर चले जाओगे तो फिर पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लग जाता है, पर कंडक्टर के सरफेस पे और सरफेस के अंदर हर जगह पे पोटेंशियल सेम होता है। ये भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। और लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जब आप चार्जेस देते हो कंडक्टर को, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कंडक्टर पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो। चार्ज डेंसिटी may be different at different positions on surface। मतलब ऐसा हो सकता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो चार्ज, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा जमा हो जाए, यहाँ पे कम जमा हो, यहाँ पे पूरा फैल जाए। तो चार्ज डेंसिटी जो है, मतलब चार्जेस कितने नज़दीक है आप समझ सकते हो, ऐसा वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है कंडक्टर पे। कहीं पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे चार्ज डेंसिटी कम हो सकता है, ऐसे अलग अलग चार्ज डेंसिटी अलग अलग जगह पे हो सकता है, समझे। एक बात और यहाँ पे बच्चों, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो एक डब्बे में आपके बुक में उसके बारे में लिख के दिया हुआ, ये भी देख लो, समझ लो क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सी, आप ना किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग द्वारा। कैसे? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में करना क्या रहता है, हमको किसी भी चीज़ को अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो आप उसको किसी हॉलो कंडक्टर में डाल दो। देखो, हॉलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होता। मान लो आपके पास कोई हॉलो कंडक्टर है, कंडक्टिंग शीट है, तो हमें पता है कि आपका जो हॉलो कंडक्टिंग शीट है, इसमें अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाकर रख देते हो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ले जाकर रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको तो पार करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बस यहीं पे होगा और उसके बाद यहाँ से निकल लेगा,
क्योंकि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा, तो आपका जो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आराम से सुरक्षित रहेगा। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी कंडक्टर के अंदर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर रख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगा। अगर मान लो कहीं करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना, जब बिजली गिरती है, हमको पता है ना, तो जो बादलों का टकराना होता है उसके वजह से आपका बिजली गिरना बोलते हैं ना उसको, कि हाँ बिजली चमक रही है, और उसमें होता है कि एक्चुअली में करंट सच में प्रोड्यूस होता है, मतलब वो हाई पोटेंशियल पे चला जाता है जब दो बादल गरजते हैं या फिर एक दूसरे से घिसते हैं, टकराते हैं। इसके वजह से क्या होता है, चार्जेस डेवलप होने की वजह से ये हाई पोटेंशियल पे चला जाता है। ये तुम्हारा अर्थ है, और अर्थ लो पोटेंशियल पे है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी करंट के चपेट में सोचो कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि हवा से करंट फ्लो करवा देता है, हवा से करंट फ्लो करवा देता है, इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है अर्थ और बादलों के बीच में। इस करंट के चपेटे में अगर तुम आए, मान लो तुम पर गिरा ये करंट, तुम्हारे तरफ फ्लो, तुम्हारे बॉडी से फ्लो हो गया, और हम भी कंडक्टर ही माने जाते हैं क्योंकि हम भी एक अच्छे कंडक्टर है। ह्यूमन बींग्स जो है वो एक्चुअली कंडक्टर ही होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो तुम्हारे तरह अगर ये सपोज करो करंट फ्लो हुआ तो तुम्हारे से भी करंट पास होगा, तो ऑन द स्पॉट खेल खत्म तुम्हारा। तो जनरली क्या होता है, इससे बचने के लिए हम बिल्डिंग के ऊपर ना एक उसको एक पाथ दे देते हैं, एक कंडक्टर लगा देते हैं अर्थ की तरफ, ताकि वो करंट जो है बादल से वो डायरेक्ट वो बिल्डिंग के टॉप से, हम लोग ने एक सिस्टम बना के रखा रहता है कि एक कंडक्टर वहाँ से लगा के हम सीधा ग्राउंड में डाल देते हैं, ताकि अगर वो करंट आए तो बिल्डिंग के थ्रू इस सिस्टम के थ्रू वो अंदर चले जाए अर्थ में और हमको कुछ नुकसान ना हो। अब इसमें कहा जाता है कि अगर सपोज करो आप कार के अंदर हो, तो अगर कार के अंदर हो तो आप चुपचाप कार के अंदर ही बैठे रहो, क्योंकि कार आपका होता है मेटल का और मेटल होता है कंडक्टर। अब करंट फ्लो क्यों होता है बताओ, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे मान लो कोई चार्ज नहीं है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस भागने लग जाते हैं जिसकी वजह से करंट आता है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने का मतलब ही होता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो बताया था ना कि पोटेंशियल डिक्रीज होने लग जाता है, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसके चार्जेस, हवा के चार्जेस भागने लग जाते हैं और वही करंट आ जाता है आपको। अगर आपको इस करंट से बचना है तो आप सीधा कार के अंदर ही रहो। क्यों? कार के अंदर रहोगे तो आप मेटल कंडक्टर के अंदर हो, मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे जीरो होगा। जो स्पेस होगा ये इसी तरह के है कि आपका कंडक्टर के अंदर जो हॉलो स्पेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता। तो मेटल कंडक्टर के अंदर अगर कोई भी हॉलो स्पेस होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जब जीरो है तो यहाँ पे तो चार्जेस को कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो कोई चार्जेस फ्लो करेगा नहीं, आपके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा और आप सुरक्षित रहोगे। तो बोला यह जाता है कि अगर आप कार के अंदर तो कार के अंदर ही रहो, क्योंकि कार के अंदर रहने से आप कंडक्टर के हॉलो स्पेस के अंदर चले जाते हो और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इस शील्डिंग की वजह से आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं हो तो वहाँ पे कोई चार्जेस भी मूव नहीं करेगा, कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा और आप इस खतरनाक लेवल के करंट से सुरक्षित रहोगे। समझ में आ रहा है? तो ये बात थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन की। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में आएगा, पहले हम बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। सी डाइलेक्ट्रिक्स वो मीडियम होता है जो कंडक्टर नहीं होता है, मतलब अगर कंडक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब इंसुलेटर्स हो गए, कंडक्टर्स को हम छोड़ देंगे तो इंसुलेटर्स हो गए। इंसुलेटर जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक होता है, पर डाइलेक्ट्रिक नाम तब पड़ता है जब ऐसा कोई इंसुलेटर हो जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए। इंसुलेटर्स यूज टू स्टोर एनर्जी, ठीक है। कंडक्टर को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें उसको आप डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर ही होता है, लेकिन मतलब जनरली जो डाइलेक्ट्रिक वर्ड तब यूज़ किया जाता है इंसुलेटर के लिए
जब हम उस इंसुलेटर का यूज़ करेंगे किसी एनर्जी को स्टोर करने के लिए। एनर्जी को स्टोर करने के लिए अगर इंसुलेटर का यूज़ किया जा रहा है तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। इन शॉर्ट डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर दोनों सेम चीज़ है, आप ऐसा मान सकते हो। मतलब ये कंडक्टर नहीं होता है, बस और कुछ नहीं। कंडक्टर को छोड़ के जो भी चीज़ें आप देख रहे हो अपने अगल बगल वो सब डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। जैसे लकड़ी हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया, एयर हो गया, सब कुछ सारे एयर को हम वैक्यूम ही मान के चलते हैं। बाकी जो भी कंडक्टर्स नहीं है, प्लास्टिक हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। अब देखो डाइलेक्ट्रिक्स आपका दो टाइप का होता है। जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो दो टाइप का होता है। एक जो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है उसे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है उसको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट होता है। मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल्स, molecules have dipole moment, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर HCl की बात करें, H2O की बात करें, ये एग्जाम्पल आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। देखो HCl में क्या होता है कि आपका जो क्लोरीन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और क्योंकि हाइड्रोजन से ये जो आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है आगे की ओर, तो इसके पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बीच में थोड़ा सा गैप, तो बन गया ना डाइपोल। तो ये अपने आप में डाइपोल बन गया और इसके पास एक डाइपोल मोमेंट आ गया इस डायरेक्शन, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट आ गया। तो ये जो पूरा HCl पूरा का पूरा आपका बनाएगा, मटेरियल बनाएगा, या फिर आप बोल सकते हो सब्सटेंस बनाएगा या डाइलेक्ट्रिक बनाएगा HCl, उसको हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो अगर आप HCl लेके आते हो किसी कंटेनर में तो हम बोलेंगे कि ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट होता है, एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने आपको बताया था हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अगर मैं H2O की बात करूं तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, H2O का शेप कुछ ऐसे होता है, HOH। ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऑक्सीजन के पास होगी। तो एक डाइपोल तो यहाँ बन गया, वैसे ही एक डाइपोल यहाँ भी बन जाता है इस साइड। तो एक डाइपोल ऐसा बना, एक डाइपोल ऐसा बना। अब ऑब्वियसली बात है कि दोनों को ऐड करोगे तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है। तो एक नेट डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा, और नेट डाइपोल मोमेंट आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O के पास भी होता है। इसके वजह से ये जो है वो भी आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, समझे। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। जैसे मान लो Cl2 ले लो, H2 ले लो। अब मुझे बताओ Cl2 में तो Cl होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। तो अगर मान लो मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का आपका ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इसका मान लो टोटल मिला के जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो अगर मान लो उसका सेंटर यहाँ पे है, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके अराउंड फैला होगा, उस नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो भी नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहीं पे होगा। पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर यहीं पे, नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर एक ही पॉइंट पे। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आपस में गैप नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई डाइपोल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो कोई डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा। सो इसमें हम लिख सकते हैं नो नेट, मॉलिक्यूल्स हैव नो नेट डाइपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल्स क्योंकि देखो दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आपका जो बॉन्ड होगा वो कहीं शिफ्टिंग नहीं होगा इस केस में। तो पूरे मॉलिक्यूल का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे आ जाता है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव नेट डाइपोल मोमेंट। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसके अंदर होता ही नहीं है,
इसके वजह से ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। समझ गए? अच्छा, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो क्या होगा? देखो, पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करूँगा और वहाँ पे नॉन पोलर की। पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक में मैंने जैसे बताया था कि इसके अंदर डाइपोल्स होते हैं, लेकिन जो डाइपोल्स होते हैं वो डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली ओरिएंटेड। अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक के डाइपोल्स को देखोगे आप, डाइपोल में देखो एक जगह प्लस आ जाता है, एक जगह माइनस आ जाता है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के, इसके अंदर डाइपोल्स तो होता है पर वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, यहाँ वहाँ उनका फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है। ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे होते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि इस रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से सारा डाइपोल मोमेंट जब आप ऐड करोगे तो टोटल नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि कुछ अगर ऐसे अरेंज्ड है तो कुछ ऐसे अरेंज्ड है। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक डाइपोल ऐसे अरेंज्ड है और दूसरा एग्जैक्टली देखो सबका डाइपोल मोमेंट तो सेम ही है क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स है। दूसरा अगर ऐसे अरेंज्ड है तो दोनों को वेक्टर के हिसाब से ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो ऐसे केस में नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो इवन पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी जीरो ही होता है। इंडिविजुअली एक एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। समझे? और अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो उसका भी सिचुएशन वैसे ही है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में तो डाइपोल मोमेंट ही नहीं होता है, नो डाइपोल्स, कोई डाइपोल ही क्रिएट नहीं हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है बताओ? इसमें बेसिकली सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो बिना डाइपोल के होते हैं। इसमें कोई डाइपोल ही नहीं होता क्योंकि प्लस माइनस का जो सेंटर होता है चार्जेस का वो एक ही जगह पे होता है। तो आप ऐसे समझ लो कि सारे चार्जेस न्यूट्रल ही है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो ये ऐसे रहेगा आपका। अब आप एक काम करो, इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दो, मतलब इनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दो। मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दिया, तब क्या होगा बताओ? एक काम करते हैं, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा। तो दोनों का भी इनिशियल केस क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही है, इसमें तो कोई डाइपोल्स ही नहीं है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। इसमें डाइपोल्स होने के बाद भी सारे के सारे डाइपोल्स जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से सब मिला जुला के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और नेट डाइपोल मोमेंट आपका जीरो हो जा रहा है। अब आप इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पास करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जो होता है उसको लगता है टॉर्क, टॉर्क पी साइन थीटा, और उस टॉर्क की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमते घूमते इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सारे के सारे डाइपोल्स आ जाएंगे। तो जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डालोगे तो आपका सिचुएशन होगा कुछ ऐसे, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि उसको लगेगा टॉर्क, टॉर्क लगने से वो क्या होगा? घूमते चला जाएगा, घूमने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। तो अगर मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाल रखा है कुछ इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगता है तो सारे पॉजिटिव चार्ज उस तरफ हो जाएंगे, सारे डाइपोल्स के पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज को, तो सारे नेगेटिव साइड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, कुछ ऐसे। समझ गए? अगर मान लो मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करूं तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? इसमें तो डाइपोल्स है ही नहीं, डाइपोल्स नहीं तो टॉर्क का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन भाई इसमें एक चीज होता है, इसमें ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है ही ना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो लगेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये जो एक मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा आगे चला जाता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से, और नेगेटिव थोड़ा सा पीछे चला जाता है। दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते क्योंकि बीच में अट्रैक्शन है, और थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर रुक जाते हैं। समझे? इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, ये भी अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग करने के लिए थोड़ा सा शेप में चेंज कर देता हूँ इनका,
ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे अलग हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा ऐसे, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। इस वजह से होता क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अगर गैप आ जाएगा तो डाइपोल बन जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल बन गए सारे, पहले नहीं थे अब बन गए। और इस केस में जो डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। तो दोनों का जो आपका एंड रिजल्ट है वो सेम है। तो इसका मतलब चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक लो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लो, दोनों को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हो तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। इसमें डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बन जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, और एंड रिजल्ट सेम है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डाइपोल्स आर अरेंज्ड, डाइपोल्स आर अरेंज्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे क्या लिखोगे, डाइपोल्स आर क्रिएटेड, क्रिएटेड मत लिखना चलेगा वैसे, लेकिन इंड्यूस्ड ज्यादा बेटर वर्ड होगा, इंड्यूस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका डाइपोल्स इंड्यूस हो जाता है, और ये सिचुएशन आपका है। दोनों केस में आपका सिचुएशन देखो फाइनल है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, ये प्लस माइनस आपको दिख रहा है, ये बहुत ही नज़दीक होते हैं आपस में, और इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सॉरी। तो बीच के जितने भी चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीच के सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और मान के चलेंगे कि यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई चार्ज नहीं है, सब जीरो हो चुका है। लेकिन सरफेस पे जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्ज। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप किसी डाइपोल को, डाइपोल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, किसी डाइलेक्ट्रिक को, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डालते हो तो उसके सारे डाइपोल्स हो जाते हैं अरेंज, या फिर डाइपोल्स हो जाते हैं इंड्यूस। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो आगे का सरफेस है इसका डाइलेक्ट्रिक का, उस पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जमा हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन, कि आपने डाइलेक्ट्रिक का कर दिया पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने पर उसके चार्जेस ऐसे अरेंज हो गए कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सामने वाले सरफेस पे आ गया और नेगेटिव चार्ज अरेंज होकर पीछे वाले सरफेस पे आ गया। और ये जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और इस वजह से हुआ क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जमा होने की वजह से इलेक्ट्रिक जो अपना जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपना खुद का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये वाला। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बाहर वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसने जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, तो यहां पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक opposite to एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसने क्या किया, इसने अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर दिया। पहले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बताओ, ई था, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की वजह से, मान लो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो हम मान लेते हैं ई डैश है। ई डैश क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन।
तो पोलराइजेशन की वजह से जो ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बाहर का उसको कमज़ोर कर दिया। तो अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं होगा, बाहर ई रहेगा, इधर भी ई रहेगा, पर अंदर अब क्या हो जाएगा बताओ? अंदर अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे ई इनसाइड अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे तो क्या होगा बताओ? जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें से ई डैश माइनस हो जाएगा, जो आपका जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है पोलराइजेशन की वजह से वो उसमें से माइनस हो जाएगा और ये बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बच जाएगा। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाता है। आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड reduces inside dielectric ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये क्यों होता है? पोलराइजेशन की वजह से होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, इसमें एक चीज मैं और लिखा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी नया इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो आपका ई है तो मान लेते वो उसको k टाइम्स कम कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक reduces k टाइम्स। अगर वो k टाइम्स उसको कम कर देता है तो ये जो k आपको दिख रहा है ना, इसी k को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। शुरू में मैंने आपको बताया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k कहाँ से आया? यहीं से आता है। यही k जो है आपका, इसको हम मीडियम का या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू जितना होगा उतना ही टाइम्स अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। कमजोर क्यों होता है? पोलराइजेशन की वजह से होता है। नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है पोलराइजेशन की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देता है। समझ गए? अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे मान लो अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर की, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 80 होता है फॉर वाटर। इसका मतलब अगर पानी के अंदर, जैसे मान लो पानी को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो तो पानी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाते जाते 80 गुना कम हो जाएगा, 80 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आपको कि k का वैल्यू जो है वो कंडक्टर्स के लिए इन्फिनिटी होता है। कंडक्टर्स या मेटल्स जो होता है उसके लिए इन्फिनिटी होता है। अब इनफाइनाइट टाइम्स रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि आपका कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, और इसीलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्योंकि वो करता क्या है, कंडक्टर्स करता क्या है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आएगा ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आप डालोगे, इसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होता है कि जितना बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे उतना ही वो भी अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। इस केस में E और E डैश जो होता है, E और E डैश वो दोनों सेम रहता है। E इज इक्वल टू E डैश फॉर कंडक्टर्स, जिसके वजह से क्या होगा बताओ? अगर दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए तो अंदर ही अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू E माइनस E डैश एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो कंडक्टर्स में पोलराइजेशन ज़बरदस्त लेवल पे होता है, इतने लेवल पे कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो जाता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे उतना ही वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस कर देगा और ख़त्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो इनफाइनाइट टाइम्स उसने रिड्यूस कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, तो k का वैल्यू इन्फिनिटी होगा कंडक्टर्स के लिए, और इसीलिए कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। कंडक्टर के अंदर अगर कोई दो चार्ज रखोगे तो वो एक दूसरे पर फोर्स भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि एक चार्ज रखने पर वो अपना जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा चार्ज जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो फोर्स लगाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं प्रोड्यूस कर सकता चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा अंदर, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स ही नहीं लगा सकता। दो चार्ज कंडक्टर के अंदर एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा सकता। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, 0 होता, स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन की वजह से। समझ में आया? चलो इसमें एक और चीज देखते हैं बच्चों। पोलराइजेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया, मैं वो आपको बता देता हूँ। पोलराइजेशन कैसे डिफाइन किया गया? पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज, पोलराइजेशन P इज डिफाइंड एज नेट डाइपोल मोमेंट
नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन का डेफिनेशन क्या है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा बताओ? जैसे मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक है, और उस डाइलेक्ट्रिक को आपने डाला है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मान लो आपने किस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको डाल दिया ऐसे, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको आपने किसी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसमें क्या होगा? होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, और अंदर ही अंदर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस या इंड्यूस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक को देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, डाइलेक्ट्रिक को देखोगे तो यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज जमा हो चुका है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और उसके बीच में है थोड़ा सा गैप, मतलब ये अपने आप में बन गया डाइपोल बड़ा सा। और ये जो डाइपोल है इसका कुछ ना कुछ डाइपोल, और डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में होता है। तो ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट होगा यहां से लेकर यहां तक, समझे? तो जो भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, ये कब हुआ बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड डालने के बाद हुआ। पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डालने के बाद होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डालने के बाद पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, और उसको अगर इसके पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो ये जो रेशियो होता है नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। समझ गए? तो ये आपका पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। पोलराइजेशन मतलब एक क्वांटिटी है जो हम मेजर कर रहे हैं। जो भी पोलराइजेशन की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट आया है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन कितना ज़्यादा होगा और कितना कम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग क्रिएट किया तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा चार्जेस जमा होंगे और पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगा। तो आपका जो पोलराइजेशन होता है P, पोलराइजेशन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। वैसे भाई देखो जनरली बाकी सारे बुक्स में ये एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई ऐसा लिखा जाता है, पर आपके टेक्स्ट बुक में ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो गायब कर दिया है। अब क्यों गायब किया पता नहीं, पर वो देख लेना। अब आपके ऊपर है कि एप्सिलॉन नॉट लिखना है कि नहीं लिखना है भाई, क्योंकि सही चीज़ ये है, मैंने आपको बता दिया कि आपके बुक में एप्सिलॉन नॉट को गायब कर दिया है और P इज इक्वल टू सीधा काई इंटू ई लिख दिया है। ये जो आपको काई ई दिख रहा है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और एप्सिलॉन नॉट जो है उसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो आप जानते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना इजीली आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जा रहा है। अगर मान लो मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डालता हूँ, अच्छा खासा पोलराइजेशन आ जाता है, तो इसका मतलब आपका डाइलेक्ट्रिक का जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। कम इलेक्ट्रिक फील्ड डालने पर भी पोलराइज हो जा रहा है बड़े आसानी से। और अगर पोलराइज आसानी से नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि उसकी ससेप्टिबिलिटी थोड़ी वीक है। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जो है वो आपको यही बताएगा कि कितना इजीली आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो सकता है। पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपका ये रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पोलराइजेशन वाला पार्ट भी बच्चों यहाँ पे होता है खत्म।